आप एनएसयूआई की बात करते हो। एनएसयूआई जब छात्र संघ चुनाव बंद करे थे तो एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए कोई भी खुलकर प्रदर्शन नहीं किया। और अक्सर जो अभी देव पलसानिया जो चर्चाओं का विषय बना कि उन्होंने एबीवीपी को छोड़कर एनएसयूआई का दामन थाम लिया है, तो उन्होंने एक आरोप लगाया एबीवीपी पर कि जो छात्रों की जो आवाज़ है, जो एक तरीके से उन कार्यकर्ताओं पर उन्होंने एक बयान दिया था कि वो कार्यकर्ता दरियां बिछाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। और जाया जाता है एबीवीपी डिसिप्लिन सिखाती है। अब वो किसी को लग जाता है कि दरी पट्टियाँ बिछवानी पड़ती है तो किसी के लिए लग जाता है दरी पट्टियाँ, और किसी को डिसिप्लिन लगता है तो वो काम करके संगठन में मजबूताई बनाता है अपनी। शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये कहा, मदन दिलावर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई नीट का पेपर लीक हो जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या ये वाकई कोई बड़ी समस्या नहीं है? हमारे शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए कि अपन शिक्षा जगत के मंत्री बने हैं, हमारे को सेवा का मौका मिला है, तो ये ऐसे बयान उनके लिए बहुत कतई गलत है। चुनाव होता है तो उसके बारे में उसको पूछते हैं तो कुलपति महोदय को डर रहता है हमेशा कि छात्र संघ चुनाव हुए तो विद्यार्थी हमारे पास आएंगे, आए दिन आके प्रदर्शन करेंगे। निर्मल चौधरी ने विद्यार्थी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, अच्छे नेता है। नेता के फंड लेने के लिए ये चुनाव करवाते हैं और इनका मतलब ये रहता है कि एक महीने में कहीं ना कहीं युवा है गुटबाजियाँ बनती है और ये कांग्रेस को घाटा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। मेरे साथ है आज राजस्थान विश्वविद्यालय से एबीवीपी पैनल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ है सोमेंद्र जी। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को सोमेंद्र जी। साथियों, मेरा नाम सोमेंद्र चौधरी है। मैं पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहा हूँ, छात्र हितों के मुद्दे लगातार उठा रहा हूँ और जहाँ जहाँ छात्रों को प्रताड़ना मिलती है वहाँ उनके लिए उनका भाई सोमेंद्र चौधरी ज़रूर हासिल होकर मिलेगा। सोमेंद्र चौधरी जी, आप एक युवा हो और युवाओं के अंदर जो राजनीति को लेकर जो मनसा रहती है, मन के अंदर कहानियाँ चलती है उनके अंदर, तो आपने कहाँ से प्रेरणा ले ली कि भाई अब मुझको राजनीति में जाना है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एडमिशन लिया राजस्थान कॉलेज में कोरोना काल के टाइम पे। तो मैं जब विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज में गया तो राजस्थान कॉलेज में सबसे पहले प्रोसेस रहता है एडमिशन प्रोसेस। उस टाइम पे क्या है, छात्र संघ चुनाव बंद थे कोरोना की वजह से, तो उस टाइम पे छात्रों की बहुत लंबी लंबी लाइनें खिड़की पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगती थी। वहाँ पे काफ़ी बच्चे, जैसे 20-20 की लाइन हो गई, 30-30 की लाइन होगी, वो लगी रहती थी। तो उसमें क्या है, बच्चों को बहुत संघर्ष करके छात्रों को मैंने खुद ने ऐसा सहा है राजस्थान कॉलेज के अंदर कि पहले 20 की लाइन लग गई। तो उसमें हमारे को पता नहीं था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जाम उस फॉर्म के साथ लगाना है, एडमिशन फॉर्म के साथ। तो वो जाते थे वहाँ पे 20 की लाइन क्रॉस करके, फिर वहाँ पे जाने के बाद में वो बोलते थे कि इसके अंदर आपका ये जाति नहीं है या आपकी अदर कोई मार्कशीट नहीं है। तो वो फिर से वापस बोलते थे इसको सही करके लाओ। तो फिर हम हटते थे, फिर लाइन उनको ठीक करते थे, फिर जाते थे। तो 2-2, 3-3 बार वो 20-20 की लाइनें धूप में हटनी पड़ती थी वहाँ से, और क्रॉस करके वहाँ पे जाना पड़ता था खिड़की के ऊपर। वहीं से एक प्रेरणा मिली कि छात्र मोह के लिए अपने को यहाँ से मदद करनी चाहिए, और जो भी विद्यार्थी आए उनको यहाँ से मतलब डिमोटिव होकर राजस्थान कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने कहा छात्रों की मदद करना चाहते थे, आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से भी उन छात्रों की मदद कर सकते थे, और एक आपने जो चूज़ किया है स्टूडेंट छात्र राजनीति के लिए जो पैनल चूज़ किया है एबीवीपी, वो चूज़ क्यों किया? मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान कॉलेज से जब मैंने चुनाव की तैयारी करी थी तब वहाँ पे कोई भी संगठन से मैं नहीं था और ना किसी संगठन से राजस्थान कॉलेज में तैयारी कर रहा था। मैं वहाँ से चुनाव लड़ा, मेरे ज़्यादा वोट का डिफरेंस नहीं रहा। मैं 22 में जो चुनाव लड़ा था उसमें मेरे कम वोट से डिफरेंस रहा, मुझे हार मिली। पर वो हार मेरे लिए हार नहीं है, वो मेरे को संघर्ष करना सिखाई है और मेरे को वहाँ से मजबूत बनाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान कॉलेज राजनेताओं का अखाड़ा माना जाता है। बिल्कुल। और राजस्थान कॉलेज के अंदर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली है। वो एक मेरे लिए चुनाव नहीं था, वो मेरे लिए एक वो शिक्षा थी, मेरी कर्मभूमि थी। वहाँ से मेरे को मतलब बहुत सारी ये शिक्षाएं मिली कि विद्यार्थियों के लिए कभी भी अगर संघर्ष करो तो विद्यार्थियों को कभी झूठे लालच नहीं देना चाहिए और झूठे लोभ नहीं देना चाहिए। आप बात करिए संगठन की, तो संगठन की फिर मैंने देखा कि कौन सा संगठन कर्मभूमि पे काम कर रहा है, कौन सा संगठन हवा में काम कर रहा है। तो वो संगठन से वहाँ से मेरे को देखने को मिला। जब मैं राजस्थान कॉलेज से था, मैं विश्वविद्यालय में आया, तो विश्वविद्यालय में आने के बाद मुझे पता चला, फिर मैंने संगठन लिया, वो चुना, वो एबीवीपी चुना। वो इसलिए कि मैंने देखा है कि एबीवीपी
साल के 65 दिन 365 दिन कर्म भूमि के ऊपर काम करती है, अपनी अलग अलग सुविधाएं देती है विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के हित में हमेशा काम करती है। इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। आपने कहा कि मैंने एबीवीपी इसलिए चूज किया क्योंकि वो कर्म भूमि पर काम करती है। आज एनएसयूआई बहुत बड़ा छात्र विंग माना जाता है और बहुत से नेता इससे बड़े पद पर गए हैं राजनीति के, तो एनएसयूआई भी कार्य करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे एनएसयूआई के बारे में? देखो, एनएसयूआई के भी जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। तो ये कार्य करना, कर्म करना, ये खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई सा भी संगठन ये नहीं बोलता कि आप कर्म मत करो या वो मत करो, हम आपको डायरेक्ट आके दे देंगे, ऐसा कभी कोई सा संगठन नहीं बोलता। संगठन बोलता है कि आप कर्म करोगे तभी आपको मिलेगी। और एनएसयूआई की आप बात कर रहे हो, एनएसयूआई में क्या है, हवा ज़्यादा चलती है। एनएसयूआई में जैसे कि उनको कोई बोल दिया कि वो विश्वविद्यालय में काम कम करते हैं और दिल्ली की जो डिपेंड ज़्यादा रहते हैं वो दिल्ली के ऊपर रहते हैं, वो रहते हैं डिपेंड कि अपने टिकट कहाँ से मिलेगा उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और एबीवीपी कभी विद्यार्थियों को नहीं बोलती कि हम आपको ये टिकट का लोभ लालच देते हैं या किसी पद का लोभ लालच देते हैं। एबीवीपी हमेशा जो काम करता है उसको ही तो पद देती है और उसी के ऊपर डिपेंड में मतलब रहते हैं। जो छात्र रहते हैं वो एबीवीपी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि एबीवीपी ने हमारा कब साथ दिया कब नहीं दिया, वो विद्यार्थियों को तब पता है। और आज विद्यार्थी एबीवीपी से इसीलिए जुड़ाव से रहते हैं लगातार। आप एबीवीपी पैनल से तैयारी कर रहे हो, तो एनएसयूआई और एबीवीपी के अंदर कितना डिफरेंस है? देखो, मैं एबीवीपी से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एबीवीपी के ज्वाइन के, एबीवीपी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ। और एबीवीपी से जुड़ के मैं प्रेरणा लेके विद्यार्थियों के लिए मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एबीवीपी से मेरे को मोटिव मिलता है कि विद्यार्थियों के लिए हमेशा संघर्ष करो, हवा में बातें कम करो और कर्मभूमि से जुड़े रहो और विद्यार्थियों से जुड़े रहो। आज आप लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय से कार्य कर रहे हो, लगातार तैयारी कर रहे हो और संघर्ष कर रहे हो छात्रों के हितों के लिए। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या है छात्रों के लिए? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है, ये सेमेस्टर जब से आया है बच्चों को बैग दी जा रही है और ये समस्या काफ़ी बड़ी है एक आम विद्यार्थी के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महाराजा कॉलेज के अंदर 95, 97, 92, 90 से प्लस बच्चे जो परसेंटेज 12th में बढ़ाते हैं उनका एक तो वहाँ पे एडमिशन उनको मिलता है और उसके बाद में उनको फर्स्ट सेमेस्टर में उनको बैग दी जाती है। तो उनके वो घर वालों को जो बात बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि तुम पढ़ रहे नहीं हो, तुम कॉलेज में जाके आवारागर्दी कर रहे हो। तो विद्यार्थियों को एक ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जो विद्यार्थी आज कई विद्यार्थी, मैं आपको ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो उनका जो दुख बताते हैं ना तो वो मेरे से कतई सहन नहीं होता। और ये सबसे बड़ी समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी चल रही है, वो ये है कि विश्वविद्यालय पैसे कमाने के लिए छात्रों को बैग देती है और पता नहीं कैसे तरीके से कॉपियाँ चेक करवा रही है। बच्चों के फिक्स जो नंबर होते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो गया उसमें 13 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, ऐसे फिक्स ज़्यादा जो बच्चों का परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है वो यही है कि इनके 3-4 नंबर जो जुड़ के आ रहे हैं और बच्चों को बैग दी जा रही है। 0 नंबर तो कैसे दे सकते हैं आपको पता है, सब बच्चों को 0 नंबर दिए जा रहे हैं। 0 नंबर इनकी कहीं ना कहीं कॉपियाँ चेक करने में धांधलियाँ हो रही है। कहीं ना विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या अभी प्रेजेंट में यही है। विश्वविद्यालय की समस्या आपने बताई, छात्रों की समस्या आपने बताई, एक आप जो छात्र नेता विश्वविद्यालय से काम कर रहे हैं उनकी भी एक समस्या है कि छात्र जो चुनाव है विश्वविद्यालय में वो नहीं हो रही है। अध्यक्षों के चुनाव जो विश्वविद्यालय में चुनाव छात्र नेताओं के हैं वो रुके हुए हैं और करीब आज 4-5 साल हो गए चुनाव रुके हुए। तो क्या समस्या है, सरकार क्यों नहीं करवा रही है चुनाव? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि छात्र संघ चुनाव लास्ट टाइम पे 2022 में हुए थे। तो फिर 2023 के अंदर कई विद्यार्थियों ने, कई छात्र नेताओं ने काफ़ी मेहनत की बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, जो गहलोत सरकार ने उस टाइम पे चुनाव बंद कर दिए। कई छात्र नेताओं के राजनीति में आने के रास्ते को बंद कर दिया। तो वो उससे क्या, कई छात्र नेता अपनी मेहनत कर दिए, वो डिमोटिव हुए। और छात्र राजनीति में सबसे बड़ा मकसद होता है कि छात्रों की सेवा करके व्यक्ति को या किसी भी आम छात्र को राजनीति में जाने का अवसर प्रदान होता है। उसको इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद में इसको लगातार 2026 तक हुई है, भजन लाल सरकार आई है, वो भी इसको चालू नहीं करी। उसके लिए भी हमने कई बार संघर्ष किया और एबीवीपी के पैनल के नीचे सबने प्रदर्शन किया
जबकि आप एनएसयूआई की बात करते हो, एनएसयूआई जब छात्र संघ चुनाव बंद करे थे तो एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए कोई भी खुलकर प्रदर्शन नहीं किया। जो एनएसयूआई के जो छात्र नेता थे उनको लग रहा था कहीं ना कहीं अपना दबन हो रहा है, अपनी घुटन हो रही है कि अपन चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपन इतना जो संघर्ष करें हैं, छात्रों की मदद करें, इतना पैसा बाए हैं, तो उससे ये हो जाता है कि छात्र डिमोटिव हो जाता है। तो वही बच्चे जो वही छात्र नेता थे वही मेहनत करे थे और वही पर अलग से प्रदर्शन करे थे। एनएसयूआई ने 2023 में प्रदर्शन करा ही नहीं चुनाव के लिए। नहीं, अभी जैसे आप एबीवी से जुड़े हो और अक्सर जो अभी देव पलसानिया जो चर्चाओं का विषय बना कि उन्होंने एबीवी को छोड़कर एनएसयूआई का दामन थाम लिया है, तो उन्होंने एक आरोप लगाया एबीवी पर कि जो छात्रों की जो आवाज़ है, जो एक तरीके से उन कार्यकर्ताओं पर उन्होंने एक बयान दिया था कि वो कार्यकर्ता दरियां बिछाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था और कहा था कि छात्र वहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकता, दबाव छात्रों पर बनाया जाता है, छात्र अपनी खुद की इंडिपेंडेंट बात वो नहीं रख सकता जब तक उस पैनल से जुड़ा हुआ है। क्या वास्तविकता में ऐसा है? देखो, ये राजनीतिक विचार होते हैं, ये कब किसी व्यक्ति के बदल जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं रहता। और जो देव पलसानिया जी ने बोली है वो मेरे बड़े भाई है, हमने साथ में काम किया है। तो देव पलसानिया जी ने जो बात बोली है ये कतई गलत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय मतलब छात्रों के लिए काम करता है उसको एबीवीपी ने कभी ऐसा नहीं बोला, या एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता है वो ऐसा नहीं करता है कि छात्रों के लिए काम नहीं करता। छात्रों के लिए काम करने के लिए एबीवीपी संगठन हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है और कभी भी ये नहीं बोलता कि आप छात्रों की समस्या के लिए आप दबे रहो या आप उनकी समस्या नहीं उठाओ। और दूसरी बात आप बोल रहे हो कि एबीवीपी ने मतलब दरी पट्टियाँ बिछवाती है, करती है, तो ऐसा कतई नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। वो तो विचार चेंज होते हैं तो बोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। एबीवीपी एक चीज़ सिखाती है, वो सबसे बड़ी बात हो डिसिप्लिन। एबीवीपी में हमेशा कभी विद्यार्थियों को भी परेशानी आती है ना तो वो प्यार प्रेम से सुलझाया जाता है। एबीवीपी डिसिप्लिन सिखाती है। अब वो किसी को लग जाता है कि दरी पट्टियाँ बिछवानी पड़ती है तो किसी के लिए लग जाता है दरी पट्टियाँ, और किसी को डिसिप्लिन लगता है तो वो काम करके इस संगठन में मजबूताई बनाता है अपनी और अपनी बात रखता है। आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं विश्वविद्यालय से, तो ये जो लाठीचार्ज वाला मामला रहता है और जब आप बैक पेपर के लिए जो आंदोलन और छात्रों की आवाज़ों के लिए जो लड़ाई आप लड़ रहे थे उसके अंदर जो पुलिस की लाठीचार्ज हुई, उसके अंदर जो मार पिटाई वगैरह वो करते हैं, तो एक प्रकार से छात्र जो अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपने हितों की आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करना, क्या ये चीज़ें सही है क्या? देखो, ये चीज़ें कतई सही नहीं है कि एक आम विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ सिस्टम का फेलियर होता है ना तब सिस्टम में पुलिस प्रशासन को आगे करता है। तो विश्वविद्यालय के लिए भी लास्ट का जो लाठीचार्ज था हमारे ऊपर, वो सबसे बड़ा लाठीचार्ज यही था कि हमने विद्यार्थियों की बैग वगैरह देते हैं, हमने लगातार 3-3, 4-4 दिन तक वीसी ऑफिस के सामने बैठा, धरना दिया, वीसी उठ के नहीं आई, एक दिन हमें आके नहीं पूछती है। और विद्यार्थी जो बाहर वाली जो संगठन कॉलेज हैं उनके विद्यार्थी हमारे से आके जुड़े, उनकी समस्या वो बताए। कई विद्यार्थी तो हमारे पास रोने लगे, हमारे को उनके दुख बताए, तो वो हमारे से कतई सहन नहीं होने। तो वहाँ पे कुलपति महोदय है हमारी, तो उन्होंने आके हमारे से 1% बात करने की कोशिश नहीं की थी लाठीचार्ज के मामले में। और तब उनको लगा कि विद्यार्थियों का जोश बढ़ रहा है, विद्यार्थी कतई चिंतित, तो वो उन्होंने क्या है पुलिस को प्रशासन को आगे करा। जब विद्यार्थी वो देखी थक के चले जाएंगे तो वो उन्होंने अलग अलग फंडे अपनाए, पर हम वहाँ थके नहीं, हम वहाँ बैठे रहे। तो फिर उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। लाठीचार्ज करवाने के बाद में हमने लाठियाँ खाई, पर वो गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं विद्यार्थियों के लिए एक लाठी नहीं 100 लाठी खा सकता हूँ, और आज नहीं हमेशा लाठी खा सकता हूँ मैं। और लाठियाँ मैंने कहीं खाई है, लाठियों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं लाठियाँ उसे के मामले से लाठियाँ खा के विद्यार्थियों के आवाज़ को नहीं दबने दूंगा, ये मेरे से कतई सहन नहीं होता। और जो लाठियों की आपने बात की है, ये विश्वविद्यालय का कई टाइम से फंडा बन रखा है कि खुद का डिफ़ॉल्ट जहाँ विश्वविद्यालय रहता है वहाँ पुलिस प्रशासन को आगे करता है। अच्छा, जो आपने एक बात बताई कि जो एबीवीपी है उसके अंदर छात्र अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, वो अक्सर एक आरोप लगाते हैं कि जब बीजेपी की सरकार रहती है तो एबीवीपी वाले चुप रहते हैं
और जब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस की सरकार रहती है, तो वो चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र है, वो जो एनएसयूआई वाले छात्र हैं, जब कांग्रेस की सरकार रहती है तब आवाज़ नहीं उठाते, और जब एबीवीपी वाले, जब बीजेपी की सरकार रहती है तब आवाज़ नहीं उठाती। क्या वास्तविकता यही है? क्या आपने भी अभी रिसेंटली राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप अभी आवाज़ उठा रहे हो, लगातार छात्रों के हितों में काम कर रहे हो? देखो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एबीवीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है। एबीवीपी बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी हमेशा छात्रों के लिए कोई भी दुविधा आती है तो आगे से ये नहीं देखती कि आगे कौन सी सरकार है और क्या सरकार का दबाव रहता है। एबीवीपी हमेशा छात्रों के लिए तैयार रहती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में कोई ये नीट एग्ज़ाम का जो पेपर पर आउट हुआ था, उसके लिए एबीवीपी विद्यार्थी परिषद जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, वो एनटीए ऑफिस में प्रदर्शन करें, खुद की जमानतें करवाई है, उन्होंने जेल जाए हैं बच्चे, उनके ऊपर केस मुकदमे लगे हैं। विद्यार्थी परिषद कभी भी आगे नहीं देखता कि कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है। उनको मतलब है कि विद्यार्थियों को जहाँ जहाँ दुविधा या प्रताड़ना मिलती है, वो हमेशा विद्यार्थियों के लिए मजबूत तरीके से आगे रहते हैं। अभी जैसे लगभग 2 से ढाई साल हो गए लगातार भाजपा की सरकार राजस्थान के प्रदेश के अंदर है, और आप एबीवीपी से हो, तो क्या आपने इन 2-2.5 सालों में कोई संघर्ष किया, कोई आंदोलन किया? देखो, विद्यार्थी परिषद ने सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वविद्यालय के अंदर की छात्र संघ चुनाव का। तो विश्वविद्यालय परिषद ने, मतलब विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव का मुद्दा मजबूती तरीके से उठाया है विद्यार्थियों के लिए। और छात्र संघ चुनाव के लिए हमने पहले भी, जब मैं विद्यार्थी परिषद में नहीं था तब भी मैंने छात्र संघ चुनाव के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। और विद्यार्थी परिषद ने एबीवीपी के पैनल के नीचे भी मैंने अभी भाजपा सरकार के अंदर भी हमने पिछली बारी प्रदर्शन किया था। और कई हमारे प्रदर्शन रहते हैं तो विद्यार्थी को जहाँ जहाँ आती है तब लगातार करते रहते हैं। आपने अभी नीट पेपर को लेकर चर्चा की, और नीट जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है एक तरीके से देखा जाए तो, और जो एनटीए उसे कनेक्ट कराता है, जो कंपनी है, जो नीट पेपर के लिए असल जिम्मेदार कौन है? देखो, नीट पेपर के लिए असल जिम्मेदार है एनटीए, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है। इसका कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये विद्यार्थियों से अनाप शनाप पैसे लेते हैं और विद्यार्थियों को हमेशा ये प्रताड़ना मिलती है। कभी नीट का पेपर आउट हो रहा है, कभी एसआई का पेपर आउट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इनका जो प्रशासन है वो उसकी लिप्त रहते हैं। ये इनकी काली बाजारियाँ करने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। इनके खुद के गरीब परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, आपने कहा कि नीट का पेपर वाकई बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, लेकिन भाजपा के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये कहा, मदन दिलावर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई नीट का पेपर लीक हो जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या ये वाकई कोई बड़ी समस्या नहीं है? देखो, नीट जैसा एग्ज़ाम यदि आउट हो रहा है तो फिर पूरे देश के अंदर इससे ज़्यादा कौन सी बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। हमारे शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए कि अपन शिक्षा जगत के मंत्री बने हैं, हमारे को सेवा का मौका मिला है, तो ये ऐसे बयान उनके लिए बहुत कतई गलत है। शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम विद्यार्थियों के लिए यदि हमारे को मंत्री पद मिला है, शिक्षा जगत के लिए मंत्री पद मिला है, तो उसका सही उपयोग करें और ऐसे अनरागल बातें ना करें। अभी जैसे हाल ही में फ़िलहाल जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये कहा कि भाई पेट्रोल वगैरह इन चीज़ों की सेविंग्स आप करो, और अभी वो इटली का दौरा करके आए हैं और विपक्ष उस पर दावा बोल रहा है कि मेलोडी लेके आए हैं, वहाँ दे के आए हैं, कितना खर्चा किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपको विपक्षी भी बता देता हूँ कि विपक्ष हमेशा अपनी मजबूताई दिखाना चाहता है। और आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, वो कभी भी अपना टाइम ख़राब करने या जो देश के हित में कोई कार्य रहता है उसी के लिए वो हमेशा बाहर गए हैं और देश को उससे अच्छा प्रभाव मिला है। एक कहीं गए हैं तो अपने कहीं रहता है कि अपन किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोई तोहफा वगैरह रहता है। वो इटली के प्रधानमंत्री है तो एक मेलोडी ट्रॉफी उनके नाम से, मेलोनी से थोड़ा मैच करता है। तो उन्होंने भी देश के लिए बताया कि आज के टाइम पे एक अपन ही है, अपन किसी और की, मतलब एक सस्ता सा तोहफा किसी को देने में बहुत शर्माते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस टाइम पे देश के ऊपर इतनी समस्या आने के बाद उन्होंने सस्ता सा तोहफा ले जाके अपनी जो खुशी हैं वो जाहिर करी है। और देश की जो समस्या आ रखी है, देश के ऊपर जो व्यवसायिक और ये जो खर्च जो आ रखा है इस टाइम पे, आर्थिक समस्या आ रखी है, उससे देश को काफ़ी
होके मतलब देश को उन्होंने इटली जाकर छोटा सा तोहफा देकर देश की हमारे की एक अच्छी भूमिका निभाई है और हमारे देश की तरफ से एक अच्छा संदेश दिया है। सीजीआई है, उन्होंने ये कमेंट किया कि जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो कॉकरोचेस है। उसके बाद एक कॉकरोच पार्टी बनी और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तो आप उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? देखो युवा है तो युवा क्या है, कोई भी नई ट्रेंड चीज़ चलती है, आप ये पार्टी देख लो, आप नया कोई सॉन्ग देख लो, आप नई कोई रील बनती है उसमें देख लो, युवा उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी लेते हैं। बिल्कुल। तो ये कॉकरोच जो जनता पार्टी बनाई है, जो व्यक्ति इसको पार्टी को बनाया है, वो ट्रेंड में आने के बाद वो खुद ही के इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू वगैरह दे रहा है सोशल मीडिया पे, वो खुद का नाम एक बना रहा है। और वो आदमी जो अभिजीत है, तो वो आदमी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी बनाया है, वो मतलब एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहता है कि मतलब मैंने पार्टी से मजबूती हासिल करी है, या ऐसा बिल्कुल ये गलत है। जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, उसके सीजीआई ने ये बोला है, उसके बाद में उसने पार्टी बनाई है, उसको अच्छे ट्रेंडिंग मिली, तो उसको इंडिया की तो आधी ट्रेंडिंग है उसके पास, जब ट्रेंडिंग चलता है उसके पास बाहर की आधी ट्रेंडिंग, उसके पास बाहर की ट्रेंडिंग है। तो उसने उसके बाद में जब वो ट्रेंड में आया, वो युवाओं की बात करना तो कर दिया बंद, और उसने अपने ही प्रचार का कर दिया फंडा चालू। उसको जैसे बायो वगैरह दे रहा है तो खुद का नाम अभिजीत कर रहा है, उसके बायो में आप जाके देखना कॉकरोच जनता पार्टी के में खुद की आईडी बाकायदा मेंशन कर रखा है। अरे तो दादा तूने युवाओं के लिए यदि बनाया है तो युवाओं की बातें रख, उसमें खुद की पार्टी मतलब खुद की आईडी मेंशन का जरूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभिजीत है जो आम आदमी पार्टी है उसका सोशल मीडिया हैंडल रह चुका, ये एक इसका खुद की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए इसने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। और जो विद्यार्थी है या मतलब युवा है, उनको कॉकरोच का नाम दिलाने का इसने सबसे ज़्यादा काम किया है। एक अभी विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं फिर से। जो आपने कहा कि वीसी का अभी बहुत सारे नेताओं को हमने देखा, तो वो कहते हैं कि वीसी का आतंक चल रहा है, तानाशाही वीसी कर रहा है। तो क्या आपने वीसी के खिलाफ कभी आवाज़ उठाने का प्रयास किया? देखो, हमने जो प्रदर्शन करे हैं वीसी के खिलाफ ही करे हैं। अभी विद्यार्थी परिषद ने हालांकि 15 दिन पहले जो मूलभूत समस्या है उनके लिए वीसी का घेराव किया है, वीसी ऑफिस है उसके ऊपर चढ़े हैं। विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी उसको मजबूती तरीके से वीसी को बंद करने की कोशिश करी है। और विद्यार्थी में अगर विश्वविद्यालय में कुलपति का अगर आतंक चलेगा तो हमें चलने नहीं देंगे। ये बातें हैं, ये जो बोलने की है जो कर लेंगे, पर हम विश्वविद्यालय में ये कुलपति का महोदय जो हमारी सोच है उसका आतंक नहीं चलने देंगे हम। जैसे अभी विश्वविद्यालय में चुनाव बंद है पिछले लगातार 4 सालों से, तो जो कहीं ना कहीं सरकार क्यों नहीं होने दे रही है चुनाव? क्या रीज़न है, क्यों सरकार जो है इन छात्रों का नेतृत्व कोई करे, ऐसा नहीं चाहती? देखो, सरकार का तो जो छात्र संघ चुनाव को लेकर था, तो दोनों सरकारें ही, जो कांग्रेस सरकार थी वो तो चुनाव से डिमोटिव होकर उसको डरता कि कहीं ना कहीं नए राजनेता आ गए या कोई अच्छा बंदा पैनल जीत गया तो इनकी राजनीतिक हलचल डोल करेगा। और जो अभी प्रेजेंट वाली सरकार है, उस सरकार ने मतलब कभी विश्वविद्यालय परिषद में कुलपति होती है, वो उससे एक चुनाव होता है तो उसके बारे में उसको पूछते हैं, तो कुलपति महोदय को डर रहता है हमेशा कि छात्र संघ चुनाव हुए तो विद्यार्थी हमारे पास आएंगे, आए दिन आके प्रदर्शन करेंगे, और जो मेयर को ये जो फंडे मिल रहे हैं, ये जो मूलभूत समस्याओं के लिए लेकर लाइब्रेरियों के पैसे लेकर महाविद्यालय हैं जो इससे एफिलेटेड महाविद्यालय हैं जुड़े हुए, राजस्थान कॉलेज हो गया, वाणिज्य महाविद्यालय हो गई, महाराजा कॉलेज हो गई, महारानी हो गई, इनका जो फंड आ रहा है तो इस फंड को ये खाने के इनको मौका नहीं मिलता, चुनाव होते हैं तो ये चाहते नहीं है कुलपति की छात्र संघ चुनाव हो। और इसमें सरकार को जब इनसे आदेश देना पड़ता है, इनसे पूछते हैं, तो वीसी का हमेशा एक मुद्दा रहता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। और जबकि मैं विश्वविद्यालय परिषद कुलपति महोदया जी को बता देना चाहता हूँ कि आप ये बातें छोड़ दो कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने देंगे। हम छात्र हैं, हमारे जो अधिकार है उनके लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ेंगे। अभी जैसे बहुत सारे नेता छात्र राजनीति में आए और बहुत ऊंचे कद पर हैं, वो अभी फ़िलहाल वो क्या वास्तविकता में छात्र के चुनाव के लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखो, ये जो छात्र नेता है ये उनके पास जाते हैं तो वो जब तक जाते हैं तब तक उनके पास प्रभाव होता है, तब तो 2-4-5 दिन वो मुद्दा उठाते हैं। अभी प्रेजेंट में आपने देखा है, कोई विधानसभा कभी चलती है उसमें देखा इस सेशन के बीच में कि कोई छात्र नेता है जो मतलब कोई जो विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहा हुआ है और आज जो विधानसभा पूछ गया, वो विश्वविद्यालय के अभी जो छात्र संघ चुनाव का जो टाइम नहीं है इसमें कोई मुद्दा उठाया आपने देखा? नहीं देखा। तो यही मुद्दा है कि उनके पास कोई जाते हैं तो वो भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि कोई छात्र आए और हमारी राजनीति को हिलाए।
क्योंकि उनको अच्छी राजनीति मिल गई, छात्र संघ चुनाव से उनको बड़ा पद मिला है और वो नहीं चाहते भी कहीं चुनाव हो। और यदि वो चाहते ये चीज़ें तो हम जाते हैं, तब तो वो उनका खुद का मुद्दा उठा देते हैं और उसके बाद में वो शांत हो जाते हैं। अभी जैसे एक राज्य की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसके अंदर वो बैठते हैं, तो उनको हमेशा साल के जितनी भी बार विधानसभा चलती है उनको हर बार वो मुद्दा रखना चाहिए। एक छात्र नेता होने के वास्ते उनको एक छात्रों की जो दबे हुए छात्र हैं जो राजनीति करना चाहते हैं उनकी समस्या को समझकर राजनीति को वापस चालू करवाने के लिए उनको जोरों शोरों से रणभूमि में उतरना चाहिए। आपके हिसाब से आप किसको फॉलो करते हैं, किससे अपनी प्रेरणा राजनीति के अंदर लेते हैं, किस नेता को आप पसंद करते हैं, किसको अपना आइडल मानते हैं राजनीति देखो, के अंदर? आइडियल मेरा कोई नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, तो मुझे ओनली मेरे कर्म पे विश्वास है कि यदि अपन कर्म करेंगे तो अपने को मौका मिलेगा छात्रों की सेवा करने का और छात्र राजनीति में सक्रिय होने का। आइडियल रहता है कि सबसे थोड़ा जुड़ के अपने को उधर लेना पड़ता है कि कौन अपने लिए काम कर रहा है या कौन देश के लिए अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आइडियल मेरा यही है कि ईमानदार रहो और सतर्क रहो। एक विश्वविद्यालय में जो विचारधाराओं पर अक्सर क्वेश्चन उठते हैं, भगत सिंह की विचारधारा हो गई, गांधी जी की विचारधारा हो गई, जो अक्सर एक मुद्दा बनता है कि टेबलें ठोकने वाला आके भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करते हैं। आप किसकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, भगत सिंह या गांधी जी? भगत सिंह। भगत सिंह की विचारधारा से, जी बिल्कुल। एक दो चार नेता है जो छात्र राजनीति से राजनीति में आए हैं, जैसे एक बहुत मजबूत नेता राजस्थान के अंदर देखे जाते हैं, नाम है हनुमान बेनीवाल जी, तो उन पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो हमेशा संघर्षशील नेता रहे हैं और जब विद्यार्थियों को समस्या आती है छात्र संघ चुनाव की, उनके लिए भी वो आए हैं। जब 2023 के अंदर चुनाव बंद हुए थे, हनुमान बेनीवाल जी ने आके मजबूती से साथ दिया और पूरे देश के अंदर कहीं भी समस्या आती है तो बेनीवाल जी आगे रहते हैं। अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है। रविंद्र सिंह भाटी अच्छे नेता है, छात्र राजनीति से आए, बताया जाता है अच्छे नेता हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा जनसलाब उनके पीछे रहता है। रविंद्र सिंह भाटी जी ने काफ़ी संघर्ष किया है, वो भी मजबूत नेता है और विद्यार्थियों के लिए वो भी हमेशा तैयार रहते हैं, अच्छे नेता है। निर्मल चौधरी जो छात्र राजनीति से आए हैं, NSUI में फ़िलहाल हैं, कार्य कर रहे हैं, दौड़ में शामिल है NSUI की में, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निर्मल चौधरी ने विद्यार्थियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, अच्छे नेता है, उनको अच्छा पद मिला है और वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं 22 में, तो उनको विद्यार्थियों के लिए कभी उनका जो संघर्ष है वो भूलना नहीं चाहिए। अच्छे नेता है। भी एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग सोशल मीडिया पर फेम पाना चाहते हैं और उसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि एक कंपटीशन ये हो गया है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। जो फॉलोअर्स के तौर पे आजकल नेता नापे जाते हैं कि किसका कितना कद ऊंचा है। तो क्या वास्तविकता में क्या सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है क्या? देखो, ये किसी के वहम हो कि हम सोशल मीडिया से चुनाव जीत सकते हैं, वो इस वहम को कृपया करके साइड में रख दे। आज का युवा विद्यार्थी सतर्क हो गया है, वो हमेशा ही देखता है कि कौन अपने लिए विश्वविद्यालय परिषद में बैठा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, और जिनका ये फेम है कि हम सोशल मीडिया चुनाव जीत देंगे, वो इस चीज़ को भूल जाओ। सोशल मीडिया से नहीं, आज के विद्यार्थी उनके ये है कि हमारे लिए कौन कर्म करता है, कौन हमारे लिए साल के 365 दिन खड़ा है, कौन हमारे लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहा है। ये जो ये सोचते हैं कि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा है, हम चुनाव जीत जाएंगे, ये उनका वहम है। और उनका एक आम आदमी, एक आम विद्यार्थी है, वो इनका ये वहम निकाल देगा। छात्र संघ चुनाव जब भी चालू होंगे तो इनका ये वहम ज़रूर निकलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कौन है जो ये चाहता है सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा अग्रसर रहता है? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सबके अलग अलग राजनीति विचार है, सबके अलग अलग राजनीति करने के जो विचार है वो सबके अलग अलग डिफरेंस है। कोई सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना चाहता है, कोई विद्यार्थियों की कर्मभूमि से करना चाहता है, सबके अलग अलग मुद्दे। किसी का नाम नहीं लेना चाहोगे? नहीं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। भी जैसे यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और 75 रुपया जो उनसे वो चार्ज लेते हैं वोटिंग वगैरह का कुछ, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के अंदर ही चुनाव हो रहे हैं। देखो, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं सही लगा होगा, उसलिए वो उनको ये चुनाव करवा रहे हैं और ये गलत है। ये कांग्रेस का चुनाव, IYC का यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है, ये क्या है कि मतलब लोगों से जुड़ने का है। ये कि लोग 75 रुपये देके इसमें मेंबरशिप करे, अपनी आवेदन करे और मेंबरशिप करके मतलब कांग्रेस में ज्वाइन होए। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो आप 75 रुपये वाली बात कर रहे हो ना, ये जो इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद ही 75 रुपये दे रहे हैं। हमारे को मजबूती कांग्रेस की तब लगे तब 75 रुपये आम जन इनके लिए खुद की मेंबरशिप करवा के 75 रुपये कटवाए
और ये कांग्रेस के लिए मैं तो बताना चाहता हूँ कि देखो कांग्रेस का क्या विचार है या नहीं है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो ये यूथ का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है, कांग्रेस के जो खेमे हैं उनके अंदर दूरियां बना रहा है, जो और कांग्रेस के जो लीडर है उनमें दूरियां बना रहा है। कांग्रेस के लिए ये गलत है कि मतलब वो खुद ही के नेताओं को आमने सामने भिड़ा रही है, लड़ा रही है, और कहीं विधानसभा है, कहीं जो संसदीय क्षेत्र है उनके अंदर सबके अंदर दो दो गुट बन चुके हैं एक विधानसभा के अंदर। इसमें मेरे को शायद लगता है कि इसके अंदर ऊपर से नीचे लेके काफ़ी 7-8 लोग चुनाव लड़ते हैं। तो उनमें जैसे कि कोई प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है, कोई जिला का चुनाव लड़ रहा है, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो उनके अंदर जैसे कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, आप छोटी सी ये समझो कि विधानसभा का कोई चुनाव लड़ रहा है, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो चारों भाग भग कर अपने चुनाव की जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं एक महीने तक ये फंड लेने के लिए ये चुनाव करवाते हैं, और इनका मतलब ये रहता है फिर एक महीने में कहीं ना कहीं युवा है, गुटबाजियाँ बनती है, और ये कांग्रेस को घाटा है। इसको भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फ़ायदा होगा, और हमारे लिए तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यूथ के लिए। बाकी उनकी कांग्रेस की विचारधारा है जो वो चुनाव करवा रही है, सबकी अलग अलग होती है। अभी जो छात्र 12th कक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं उनको आप राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर क्या संदेश देना चाहोगे, क्या किस तरह अग्रसर करना चाहोगे उन लोगों को? देखो, मैं जो 12th उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूं उनको कि आप विश्वविद्यालय के 1 जून से एडमिशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आके विश्वविद्यालय से जुड़ें। आपको एक हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अच्छा मुद्दा मिलेगा, और यदि आप विश्वविद्यालय में आके जुड़ोगे तो आपको हर एक कार्य प्रशासनिक तरीके से करने का आपको सीखा जाएगा। आप हमेशा कहीं भी, मैं तो ये देखना चाहता हूँ, कहीं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय से आके जो एक आम विद्यार्थी जुड़ गया वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। वो चाहे से राजनीति हो, चाहे से इसका शिक्षा जगत हो, या चाहे कहीं से आपका ये जो जर्नलिज्म का क्षेत्र हो, कहीं भी एक आम विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, उसको सब चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी है, वो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं NSUI के, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनको NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो आपके जो कमज़ोर समय में आपके साथ थे, उन युवाओं को आप भूलना मत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो कई NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, जो NSUI के जो यूथ, ये NSUI के जो नेता है, वो जब वो राजस्थान के इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे वो काफ़ी दूरियां बना के रखते थे। वो अपने आप को बड़ा नेता समझते थे विनोद जाखड़ जी से, और आज विनोद जाखड़ जी को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो उनको उनके नज़दीक होने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश करते जा रहे हैं वो। तो मैं विनोद जाखड़ जी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके जो कमज़ोर समय में जो आपके साथ थे, उनको आप भूलना मत। बाकी आपको अच्छा पद मिला है, कई अब आपसे जुड़ते जाएंगे, कई अच्छे लोग जुड़ेंगे जो आपको नहीं चाहते हुए, जो मन में अलग भावना है और बाहर अलग भावना है, वो भी आपसे भी जुड़ेंगे। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी आप ABP संघर्ष कर रहे हैं, और अभी जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए क्या आपको टिकट की आशा है, और किस पद के लिए आप टिकट लेना चाहेंगे ABP से? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टिकट की आशा है जो मेरे में विद्यार्थियों से हमेशा जुड़ाव रखता हूँ मैं, और आशा में ये नहीं रखता हूँ कि मुझे टिकट मिले या कुछ मिले। यदि मेरे को विचारधारा अच्छी लगी है तब मैं विद्यार्थी परिषद में गया हूँ, और यदि मैं विद्यार्थियों के लिए काम करूँगा तो मेरे को विद्यार्थी परिषद ज़रूर मौका देगा, जो कहीं भी फील्ड में मौका दे सकता है। चुनाव होंगे तो टिकट क्यों नहीं लेंगे, अपन ज़रूर टिकट लेंगे, और अपनी जो भूमिका है अपन मजबूती से दिखाएंगे, छात्रों के लिए इधर अपन काम करेंगे, मदद करेंगे। तो टिकट की कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट तो कहे उनको देना है, किसी को भी देना है, पर जो वो कोई काम करता है कर्मभूमि में, विद्यार्थी परिषद केवल उसी को टिकट देता है। अभी जैसे NSUI में शामिल हुए हैं देव पलसानिया जी, जो वो अभी आपके लिए एक पद खाली हुआ है ABP से, तो इसके लिए आपके अंदर कोई खुशी है कि एक पद हमारा ऊंचा होगा, इसलिए इसको लेकर? देखो, मेरा पद मेरे कार्यों से होगा, जो मैं विद्यार्थियों के लिए सेवा कर रहा हूँ, उससे मेरे पद को या मुझे मजबूताई मिलेगी, ना कि मेरे को किसी के जाने से या किसी के आने से मेरे को मजबूताई मिलेगी। देव पलसानिया जी वो ABP छोड़ के NSUI में गए, उनको उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब कोई मेरे ऊपर कोई दबाव होता है, या कोई मतलब कोई, यदि आप वो छोड़ के गए हैं NSUI या ABP छोड़ के NSUI गए, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है।
वो NSUI में गए तो ABVP के अंदर भी काफ़ी नए नए लोग जुड़ते हैं, और एक के छोड़ के जाने से क्या ABVP में कहीं हम कार्यकर्ता खत्म तो ना हो गए। ABVP में काफ़ी कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, संघर्षशील कार्यकर्ता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2-3 महीने पहले RSS का कार्यक्रम था ABVP के अभी कुछ समय पहले RSS का कोई कार्यक्रम था विश्वविद्यालय के अंदर, और NSUI के छात्रों ने बड़ा हुड़दंग मचाया उसके अंदर, और उसके बाद लाठीचार्ज भी हुई और उनको हिरासत में भी गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या जो उन्होंने किया वो क्या उचित है आपकी दृष्टि से? क्या देखो, ये NSUI वाले ऐसा सोचते हैं कि हम RSS को यदि अपन अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे या अपन RSS के खिलाफ प्रदर्शन करके अपने को ऊंचा पद मिलेगा, इनके क्या है, ये एक भावना ये है कि वो विनोद जाखड़ जी है जो इसके लिए RSS का प्रोग्राम था, उसमें उसके जो दिवस हुए थे 100 साल कंप्लीट हुई थी विश्वविद्यालय RSS के कार्यक्रम मजबूती तरीके से करने, उस टाइम पे विनोद जाखड़ ने प्रदर्शन करके उनको हिरासत में लिया गया था। तो ये सबके मन में ऐसा ना कुछ इनके भ्रांति हो गई है एक कि यदि अपन RSS के लिए प्रदर्शन करेंगे या RSS के खिलाफ अपन मजबूताई आवाज़ उठाएंगे तो अपने को अच्छा पद मिलेगा। तो ये RSS एक, इनको बताओ, ये नारी शक्ति यूनियन है NSUI, ये हमेशा से विद्यार्थी परिषद है, इसके खिलाफ बोलता रहा है। और उसके अलावा जो RSS है वो वहाँ पे महिला शक्ति का एक प्रोग्राम कर रहा था, उसके खिलाफ अभी 2-3 महीने जो आप प्रदर्शन बता रहे हो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये महिलाओं के लिए हमेशा खिलाफ वो RSS हमेशा जो जन सेवा है उसके लिए कार्य करता है, और उसी के लिए उसने वो प्रोग्राम आयोजित किया था। पर इनके एक भ्रांति है कि हम इसके NSUI का या RSS का अपन विरोध करेंगे तो अपने को NSUI अच्छा पद देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी चर्चाएं हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो मुख्य मूलभूत समस्याएं थी उन पर भी चर्चाएं हुई, और बहुत सारे जो अभी मुद्दे हैं उन पर भी चर्चाएं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेंद्र जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपको भी शुभकामनाएं, आप हमेशा आप आगे बढ़ते रहो, भगवान से ये आशा करता हूँ।